हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो टर्म्स यूज होंगी उसका मीनिंग, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे एग्जांपल्स के साथ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम किस फॉर्म में निकालते हैं? एक्स बाय वाई या फिर रेशो फॉर्म में। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को एक्स इंटू वाई या फिर प्रोडक्ट फॉर्म में। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है वेरिएशन, यानी अगर एक क्वांटिटी में कुछ चेंज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटीज में कोरस्पॉन्डिंग क्या चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो अगर if two quantities depend on each other in such a way that change in one quantity results in the corresponding change in another quantity, then the two quantities are said to be in variation or proportion. अब ये दो टाइप का होता है, पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। तो हम एक क्वांटिटी को मान लेते हैं x, दूसरी को मान लेते हैं y। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ वन इंक्रीज अदर इंक्रीज, वन डिक्रीज अदर डिक्रीज, इन सच अ वे, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ बोथ क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। रेशियो का मतलब है कि जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को x बाय वाई की फॉर्म में लिखेंगे। x बाय वाई इक्वल टू के। के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि आप जो क्वांटिटीज ले रहे हैं x की और y की, तो उनको जब आप लोएस्ट टर्म पे लाएंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स x से रिप्रेजेंट की गई है, कॉस्ट इन रुपीज y से रिप्रेजेंट की गई है। यानी एक पर्सन जब दो पेंसिल खरीदता है तो उसको 10 रुपीज देने पड़ते हैं। अगर वो 4 पेंसिल खरीदेगा तो उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा देने पड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने x की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो y भी क्या होगा? इंक्रीज। तो यानी जब वो 4 पेंसिल्स खरीद रहा है तो उसको 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में है तो x और y किस फॉर्म में होंगे? रेशियो फॉर्म में। तो x बाय वाई इक्वल टू, x कितना है 2, y कितना है 10, तो 2 बाई 10। x कितना है 4, y कितना है 20, इक्वल टू 4 बाई 20। जब आप इनको लोएस्ट टर्म पे लाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 5, इसको लोएस्ट टर्म पे लाएंगे 1 बाई 5, यानी क्या आ जाएगा? 1 बाई 5। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि के कांस्टेंट है, यानी x और y का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। In direct proportion, both the quantities are in ratio, that is in the form of x by y. ये एग्जाम में कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो जो क्वांटिटीज होगी वो किस फॉर्म में होगी? रेशियो की फॉर्म में। अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो गई। यानी two quantities x and y are said to be in inverse proportion. If one quantity increase, then other decrease. One quantity decrease, other increase in such a way that the product of both quantities remains constant. इसमें क्या होगा? जो दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या होगा? k, यानी कांस्टेंट। एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ मैन हमने x माने हैं, नंबर ऑफ डेज y माने हैं। अगर 5 मैन किसी काम को 26 डेज में पूरा कर रहे हैं तो यहां पर नंबर ऑफ मैन क्या कर दिया हमने? इंक्रीज। अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर देंगे तो काम कम दिन में होगा या ज्यादा दिन में? सोचिए, अगर आप नंबर ऑफ मैन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली काम कम दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर 5 मैन किसी काम को 26 डेज में कर रहे हैं तो 10 मैन कितने दिन में करेंगे? 13 डेज में। तो यानी यहां पर जो होगा दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 26,
इक्वल टू 10 इंटू 13 इक्वल टू 130 कॉन्स्टेंट। तो इन इनवर्स प्रोपोर्शन बोथ द क्वांटिटीज x एंड y आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल और इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल। ये हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल ही हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। तो उसके एग्जांपल देखिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड, अगर हमने आर्टिकल्स जितने हमने परचेज करने हैं वो बढ़ा दिए, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट एग्जांपल है मोर द मनी डिपॉजिटेड मोर द इंटरेस्ट अर्न। बैंक में अगर आप ₹1000 जमा करवाते हैं तो उस पर मान लो आपको ₹100 इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप ₹2000 जमा करवाओगे तो उस पर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मोर द स्पीड मोर द डिस्टेंस कवर्ड। इसमें टाइम टेकन सेम है, यानी हमारे पास 1 आवर का टाइम हम मान लेते हैं। तो जो गाड़ी है वो अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर कर लेगी। बट उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, एक क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी, स्पीड बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी 1 आवर में। अब है इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज टू डू अ वर्क, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। यानी मान लो 5 मैन किसी काम को अगर 2 दिन में कर रहे हैं, तो अगर हमने नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिए, 10 कर दिए, तो वो कितना टाइम लेंगे, कम टाइम लेंगे, यानी नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज टू फिल अ टैंक, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी एक टैंक में अगर 2 पाइप से हम पानी डाल रहे हैं, अब उसी पाइप को बढ़ाकर अगर हम 5 पाइप कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी वो कम टाइम में भर जाएगा। नेक्स्ट है मोर द स्पीड लेस टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड सेम। यानी अगर हमने 50 किलोमीटर कवर करने हैं, अगर गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो वो 60 किलोमीटर कवर करने में जितना टाइम लगाएगी, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देगी तो वो वही 60 किलोमीटर कवर करने के लिए कम टाइम लेगी। तो मोर द स्पीड लेस टाइम टेकन। अब एग्जांपल देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज ₹50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। इस क्वेश्चन को हम 2 वे में करेंगे, एक तो यूनिटरी मेथड से, दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड लगेगा बिकॉज पेन की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो यूनिटरी मेथड देखिए, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितनी है, ₹50, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड में हम पहले 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको जितनी क्वांटिटी की हमने निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इक्वल टू 50/10 इंटू 50। 50/10 इसका मतलब हम 1 की निकाल रहे हैं वैल्यू और फिर जितने की निकालनी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 5 50, ₹75। अब इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हेल्प से करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों क्वांटिटीज किस फॉर्म में होंगी, x/y की फॉर्म में। तो इसमें नंबर ऑफ पेन्स को हम x मान लेते हैं और कॉस्ट को हम y मान लेते हैं। तो 10/50 इक्वल टू पेन क्या है 15 और हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम मान लेते हैं p। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ जाएगा 10p इक्वल टू 15 इंटू 50, p इक्वल टू 15 इंटू 50/10, ये कट जाएगा 10 5 50, ₹75। यानी अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो वो x/y की फॉर्म में लिखी जाएंगी। सेम यही हमने यूनिटरी मेथड में किया था कि उसको हमने x/y की फॉर्म में लिखा। अब इसमें देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में 10 children completes the project in 30 days. In how many days 20 children will complete the project? तो पहले इसको यूनिटरी मेथड से देखिए, 10 children complete a project in 30 days. 1 children will complete the project in 30 into 10,
क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों क्वांटिटी है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। 20 चिल्ड्रन विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इक्वल टू 30 इंटू 10/20, 10 टू 20 टू 15, यानी ये जो प्रोजेक्ट होगा वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा? 15 डेज में। अब इसको इनवर्स प्रोपोर्शन के हेल्प से देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ डेज, इसको मैं x मान लेती हूँ, इसको मैं y मान लेती हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारी जो क्वांटिटीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी x इंटू वाई की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू 30 इक्वल टू 20 इंटू, इसको हम मान लेते हैं p। तो यहाँ पे p को इधर ही रखिए, 10 इंटू 30, इस 20 को इधर ले आएंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 10 टू 20 टू 15 तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 15 डेज। आई होप कि आपको यूनिटरी मेथड का ये वाला कंसेप्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे जिसमें वेरिएबल प्रोपोर्शनली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे की हाइट और विड्थ का प्रोपोर्शन ले तो क्या जितने रेशो में हाइट बढ़ रही है उतने रेशो में वेट बढ़ेगा? नॉट पॉसिबल। ऐसे ही अगर आज प्रेजेंट एज ऑफ मदर और उसके सन की प्रेजेंट एज का रेशो मान लो 3:1 है, अगर यही रेशो में 5 इयर्स बाद कहूं तो क्या रेशो सेम रहेगा? नहीं। एग्जाम्पल देखिए, मदर की एज है 45 इयर्स, सन की एज है 15 इयर्स, तो इनका रेशो क्या है? 3:1। 5 इयर्स बाद मदर की जो एज होगी वो कितनी होगी? 45 + 5 50 इयर्स, और सन की कितनी हो जाएगी? 15 + 5 20 इयर्स। तो उनका रेशो जो आएगा वो क्या आएगा? 0 से 0 कट गई, 5:2। तो क्या ये रेशो 3:1 के इक्वल है? नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड सेम रखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हमें मिलता है प्रिंसिपल पर, दैट इज नॉट द सेम, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो सेम नहीं रहता, वो हर पीरियड के बाद बढ़ जाता है। तो उस केस में हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखने को नहीं मिलता। चलिए एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹210। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइम। यानी इस क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट सोल्व करने हैं। तो ये टेबल आपको दी गई है, इसमें x को हमने क्या मानना है? लेंथ इन मीटर, y को क्या मानना है? कॉस्ट इन रुपीज। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चन में x और y की कौन सी क्वांटिटी आपको दोनों गिवन है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 5 मीटर क्लॉथ दिया हुआ है ₹210 का। इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y2। तो हमें बेसिकली इसमें क्या निकालना है? y2। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? x/y की फॉर्म में। तो आ जाएगा x1/y1 इक्वल टू x2/y2। x1 कितना है? 5, y1 क्या है? 210, x2 कितना है? 2, y2 हमने निकालना है, यानी कॉस्ट हमने निकालनी है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 5 इंटू y2 इक्वल टू 2 इंटू 210, y2 इक्वल टू 2 इंटू 210, 5 को इधर ले आएंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 42 पे जाएगा। 42 इंटू 2 ₹84। कॉस्ट निकालनी है, इसलिए आंसर किस में आएगा? रुपीज में। अब कई बच्चों का कंफ्यूजन है कि क्या हर टाइम हम 5 मीटर और 210 रुपीज को ही बेस बनाएंगे? जरूरी नहीं है। अब आपके पास x2 और y2 दोनों क्वांटिटी है, तो आप x2 और y2 को बेस बना के y3 निकाल सकते हैं। देखिए, अब यहां पर आप लिख लीजिए x2/y2 इक्वल टू x3/y3। x2 कितना है? 2, y2 अभी हमने निकाला 84, x3 कितना है? इसको x3 मान लीजिए, x3 है 4 और y3 हमने निकालना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू y3 इक्वल टू 4 इंटू 84, y3 इक्वल टू 4 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा
168। तो आप देख रहे हैं जब 2 मीटर क्लॉथ लेना था तो हमारी कॉस्ट क्या है ₹84, और जब 4 मीटर क्लॉथ लेना है यानी क्लॉथ की क्वांटिटी डबल हो गई तो रेट भी क्या हो गया डबल, यानी हमें ₹168 देने पड़ेंगे। बाकी के ये पार्ट्स आप खुद करके देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन 1:3 × 10⁻7। Two cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. यानी मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर हम शो कर रहे हैं, इट मीन्स हम कितना दिखा रहे हैं 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर। अगर मैप पर दो सिटी 4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं तो एक्चुअल में वो कितनी दूर है वो हमें बताना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें जो स्केल है, स्केल को हम ले लेते हैं x और एक्चुअल डिस्टेंस को ले लेते हैं y। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अगर 1 सेंटीमीटर है मैप पर तो एक्चुअल में वो कितना है 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर अपार्ट है तो हमें पता लगाना है कि ये कितना दूर है। डायरेक्ट रेशो में है यानी x/y की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो देखिए x/y इक्वल टू 1/3 × 10⁻7 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमें मैप पर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू हमें ये निकालना है, इसको मान लेते हैं y1। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × y1 इक्वल टू 4 × 3 × 10⁻7। तो y1 इक्वल टू 4 × 3 × 10⁻7, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो y1 कितना निकल जाएगा 12 × 10⁻7 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, यानी जो 5 जीरोस हैं वो आपने माइनस करनी है। तो आ जाएगा 12 × 10⁻7 × 10⁻−5 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 7 में से 5 गया 2, 12 × 100 इक्वल टू 1200 किलोमीटर। अगर आपने किलोमीटर में निकालना है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर में देना है तो 12 × 10⁻7 सेंटीमीटर। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन। अप टू 4 आवर्स 60 रुपीज है, 8 आवर्स के ₹100 है, 12 आवर्स तक पार्क करते हैं तो ₹140 है, और 24 आवर्स के ₹180 है। हमें क्या बताना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अगर चार्जेस जो हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो हर टाइम उनका नंबर ऑफ आवर्स टू द चार्जिंग रेट, उनका जो रेशियो है बिल्कुल सेम आना चाहिए। देखिए 4 आवर्स है तो ₹60 देने पड़ते हैं, यानी 4/60 इनका रेशियो आ रहा है 1:15। फिर है 8/100, 8/100 का रेशियो आ रहा है 2:25। 12 आवर्स है 140 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो 12:140 इसका रेशियो आएगा 3:35। फिर है 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज, इसका रेशियो आ जाएगा 2:15। तो अगर हम 4 से 8 आवर पे गए, यानी 4 आवर अगर हम पार्क करते हैं तो हमें 60 रुपीज चार्ज देना पड़ता है। अब टाइम कर दिया डबल, तो इट मीन्स जो अमाउंट था वो भी डबल होना चाहिए। तो अगर आप वैसे भी लॉजिकली भी इसको देखें तो ये वैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हालांकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है चार्जेस बढ़ रहे हैं, लेकिन चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। सो आप क्या लिखेंगे, नो पार्किंग चार्जेस आर नॉट, नो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Parking charges are not in direct proportion to the parking time.
Question number 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria? यानी बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया तो उसकी जो लेंथ हमें पता चली, एनलार्ज लेंथ, वो 5 सेंटीमीटर थी. हमें बताना है कि एक्चुअल लेंथ क्या थी बैक्टीरिया की. सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, जब सिर्फ 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया तब एनलार्ज लेंथ क्या थी बैक्टीरिया की, ये हमें बताना है. तो इसमें देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड, नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड, इसको हम मान लेते हैं x, और एनलार्ज लेंथ इसको हम मान लेते हैं y. तो यानी 50,000 टाइम्स जब एनलार्ज किया गया तो एनलार्ज लेंथ थी 5 सेंटीमीटर. अब एनलार्ज किया ही नहीं गया, कितने भी टाइम्स नहीं बढ़ाया गया, तो यानी यहाँ पे क्या रहेगी क्वांटिटी 1. हमें क्या निकालनी है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी. एक्चुअल लेंथ को हम मान लेते हैं y1. तो देखिए, और हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये किस फॉर्म में होगा, x बाय y की फॉर्म में. तो आ जाएगा 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन y1. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 इक्वल टू 1 इंटू 5, और ये 50,000 नीचे आ जाएगा. 50,000 ये कट जाएंगे 10,000, यानी 1 अपॉन 10 टू द पावर 4, और वी कैन से 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर. अगर इसको आप 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर को ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर. तो ये थी एक्चुअल लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर उसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दिया तब उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, इसको हम मान लेते हैं y2. तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स जितना एनलार्ज किया है और जो एनलार्ज लेंथ है, तो ये x बाय y की फॉर्म में ही रहेगा. 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज किया, 20,000 टाइम्स, अपॉन y2. इस बार हमने y2 निकालना है. ये वाला पोर्शन हमारा सोल्व हो चुका है. अब हमने जो वैल्यू ली है, फर्स्ट वाली ले ली दोनों, और ये वाली ले लेंगे. अगर आप ये वाली लेते हैं और ये वाली लेते हैं तो भी इस क्वेश्चन का आंसर सेम निकलेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 इधर आ जाएगा. y2 इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000. ये 4 जीरोस कट जाएंगी, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. और आप लॉजिकली देखिए कि अगर 50,000 टाइम्स फोटोग्राफ को एनलार्ज किया जाता है तो लेंथ है 5 सेंटीमीटर. अगर 20,000 टाइम्स ही एनलार्ज किया जाएगा तो लेंथ कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स. हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर और 1 kg ऑफ शुगर. तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. तो यहां पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी इन केजी. यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. तो अगर 2 kg शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 6. अब हमें बताना है कि अगर 5 kg शुगर है तो क्रिस्टल्स कितने होंगे. इस क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y. तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी है इसको मान लेते हैं y1. ये अब x बाय y की फॉर्म में है, तो x बाय y इक्वल टू 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 5 अपॉन y1. क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 2 इंटू y1 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6. तो y1 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2. 5 9 45,
इंटू 10⁻⁶/2, या आ जाएगा 22.5 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल। अगर आपने अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट से के बाद लेंगे, तो यानी 2 के बाद आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻, अब पावर क्या हो जाएगी, 1 और ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 7, यानी इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 1.2 kg ऑफ शुगर होगी तो हमें कितने क्रिस्टल मिलेंगे, इसको हम मान लेते हैं y2, तो ये होगा x/y इक्वल टू 2/9 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 1.2/y2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू y2 इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶, y2 इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶/2, तो यहाँ पे ये इसको काटेंगे, ये 0.6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। तो यानी अगर 5 kg ऑफ शुगर है तो क्रिस्टल्स होंगे 2.25 इंटू 10⁻⁷, अगर 1.2 kg ऑफ शुगर है तो क्रिस्टल्स होंगे 5.4 इंटू 10⁻⁶। नेक्स्ट है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, एक पोल दिया गया है जिसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, वो कितनी लेंथ की शैडो कास्ट कर रहा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, और उसकी हाइट हमें दी गई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो टेबल बना लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास दो चीजें, एक तो हाइट ऑफ द पोल, दूसरा है लेंथ ऑफ द शैडो। अब हाइट हमें किसमें दी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 500 सेंटीमीटर प्लस जो 60 सेंटीमीटर है वो उसको ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 560 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 100 1000, 1000 प्लस 50 1050 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल कितनी दी गई है हमें, 560, यहाँ पे लिख लीजिए इन सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द शैडो भी किसमें है, इन सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द शैडो कितनी है, 320 सेंटीमीटर। अब दूसरे पोल की हमें हाइट दी हुई है, तो हाइट के कॉलम में लिख देंगे 1050। हमें निकालनी क्या है, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट, तो इसको हम मान लेते हैं y1। अब अगर सारी कंडीशन सेम है, फाइंड एट द सेम टाइम, तो सारी कंडीशन सेम है, तो अगर पोल की हाइट ज्यादा होगी तो वो ज्यादा लेंथ की शैडो कास्ट करेगा, पोल की हाइट कम होगी तो कम लेंथ की शैडो कास्ट करेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो ये किस फॉर्म में होगा, x/y की फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा x/y इक्वल टू, x हमारा कितना है 560, y कितना है 320, इक्वल टू x कितना है 1050, और y को हम क्या लिख देंगे y1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 560 इंटू y1 इक्वल टू 1050 इंटू 320। y1 इक्वल टू, इसको हम इधर ले आएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1050 इंटू 320 अपॉन 560, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 8 जा 32, 4 14 जा 56, 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर ये 7 पे जाएगा 150 आ जाएगा। 150 इंटू 4 कितना आ जाएगा
600 सेंटीमीटर और 6 मीटर, ये कितने आ जाएगी 6 मीटर। तो लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट कितना आ जाएगा 6 मीटर। अब इसी में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो यानी हमसे अब पूछा गया है कि हमें 5 मीटर लॉन्ग यानी 500 सेंटीमीटर जो लेंथ ऑफ द शेडो है वो दे दी गई है, हमें इससे पूछा गया है हाइट, तो इसको हम मान लेते हैं x2। ये भी x बाय y की फॉर्म में होगा, तो ये आ जाएगा 560, y कितना है 320 इक्वल टू x2 अपॉन 500, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा x2 को इधर ही रखिए इक्वल टू 560 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 560 इंटू 500 अपॉन 320, 0 से 0 कैंसिल, ये किस पे जाएगा 8 पे, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 4 को इससे काटेंगे, ये आ जाएगा 125, तो ये कितना आ जाएगा 875 सेंटीमीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल फॉर 5 आवर्स। तो इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी क्या दी गई है, एक तो डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, एक टाइम दिया है मिनट में। तो यहां पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास टाइम इन मिनट। तो 14 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल, हाउ फार मतलब कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, इसको हम मान लेते हैं x1 5 आवर्स में। अब इसमें जो चीज नोटिस करनी है वो ये कि यहाँ पर जो था हमारे पास क्वांटिटी वो मिनट में है और यहाँ पर आवर में, तो हम 5 आवर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 मिनट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। अब डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, अगर स्पीड सेम है तो कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर होगा और ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा x बाय वाई की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 14 अपॉन 25 इक्वल टू x1 अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 को इधर ही रखिए इक्वल टू 14 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 25, ये 25 पे काट दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 और 12 को, 168 किलोमीटर। तो यानी 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 168 किलोमीटर। अब है एग्जांपल 8, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 20 डेज का फूड है। अब अगर 25 मोर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फूड कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि फूड ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो फूड कम दिन चलेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन का, इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारी जो क्वांटिटीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, x इंटू वाई की फॉर्म में। टेबल बना लीजिए। तो यहां पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो फूड कितने दिन तक रहेगा, 20 डेज तक। अगर 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, इसका मतलब जो 100 है वो तो है ही, प्लस में 25 स्टूडेंट्स और आ गए, तो यानी टोटल 125 स्टूडेंट्स हो गए। इसको हम मान लेते हैं y1। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की फॉर्म में। x हमारा है 100 इंटू
20 इक्वल टू किसके होगा 125 इंटू y1। y1 को इधर ही रखिए, 100 इंटू 20, ये जो 125 है ये अपनी साइड चेंज कर रहा है इसलिए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 25 पे जाएगा, 5 4 जा 20 इक्वल टू 16 डेज। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। आपने देखा कि अगर 100 स्टूडेंट के लिए 20 डेज का खाना लेफ्ट है तो 125 स्टूडेंट के लिए कम दिन का होगा, यानी आपने एक क्वांटिटी बढ़ा दी तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 11.2। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको ये बताना है कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यानी अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम इंक्रीज कर दें तो उस जॉब को कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा या ज्यादा लगेगा। सोचिए, वर्कर्स इंक्रीज कर दिए तो वो कम टाइम में काम खत्म कर देंगे, तो यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो इसको टिक कर दीजिए। सेकंड है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड सेम है तो अगर आप ज्यादा टाइम चलाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कम टाइम चलेंगे तो कम टाइम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो यानी दिस इज नॉट द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको क्रॉस कर दीजिए। थर्ड है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यानी लैंड जितनी ज्यादा होगी क्रॉप उसमें उतनी ही ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे, तो ये केस भी इनवर्स प्रोपोर्शन का नहीं है। यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब फिक्स जर्नी इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, तो अगर आप व्हीकल की स्पीड बढ़ा देंगे तो वही डिस्टेंस आप कम टाइम में ट्रेवल कर लेंगे, तो ये केस क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का, इसको टिक कर दीजिए। फिफ्थ है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर पर्सन उनको जो लैंड का एरिया मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया कम मिलेगा, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस, इसको टिक कर दीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों क्या है, आपके इनवर्स प्रोपोर्शन के केस है। अब है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। He wants to fix the spoke in such a way that the angle between any two pair of consecutive spokes are equal. Complete the following table. तो यानी एक बच्चा रहमान है, एक व्हील है, तो उसने अगर नंबर ऑफ स्पोक्स वो जितने ले रहा है तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमें बताना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अगर स्पोक्स की क्वांटिटी बढ़ा दें, नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा दें हम, तो एंगल जो है दो कंसेक्यूटिव स्पोक के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे स्पोक नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 4, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल इसलिए बनेगा क्योंकि इस एक पॉइंट पे जो ये सेंट्रल एंगल होता है इसका जो टोटल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर नंबर ऑफ स्पोक 6 है तो एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। अब इसको निकालेंगे कैसे, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पोक इक्वल टू सेंट्रल एंगल अपॉन में नंबर ऑफ स्पोक्स। सेंट्रल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, और नंबर ऑफ स्पोक यहां पर कितनी है, 8, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक कितनी है, 10, तो 360 डिवाइडेड बाय 10 तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 36 डिग्री का। नेक्स्ट है 12 स्पोक्स हैं तो 360 बाय 12 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ती जा रही हैं तो उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होता जा रहा है,
कम। तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन? यस, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एंगल विद 15 स्पोक्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है? 15। हमें क्या निकालना है? एंगल। तो वही सेंट्रल एंगल यानी 360 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड व्हेन एंगल फॉर्म्ड इज 40 डिग्री। अब हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ स्पोक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एंगल है और जो गिवन एंगल है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ स्पोक्स आ जाएंगी। तो यानी 360 सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय गिवन एंगल। गिवन एंगल है 40 डिग्री का, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 0 0 4 9 जा 36। तो कितनी स्पोक्स आ जाएंगी? 9 स्पोक्स। अब है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 24 और उनको कितनी मिल रही है? हर एक को 5 स्वीट्स। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम कम कर देंगे, रिड्यूस्ड बाय 4 का मतलब है कि 4 बच्चे कम हो गए हैं, तो नंबर ऑफ स्वीट्स उनको कितनी मिलेगी? हाउ मेनी वुड ईच गेट, इसका मतलब नंबर ऑफ स्वीट्स उनको कितनी मिलेगी। तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरी क्वांटिटी क्या दी हुई है? नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 24। कितनी स्वीट्स मिल रही है हर एक को? 5। अब जो चिल्ड्रन है दे आर रिड्यूस्ड बाय 4, यानी जितने थे उसमें से 4 कम हो गए, तो कितने रह गए? 20। तो उसमें से हर एक को कितनी स्वीट्स मिलेगी ये हमने निकालना है। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय 4 था, तो जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उसमें हमने 4 कम कर दिए। अगर यहाँ पर होता रिड्यूस्ड टू 4, तो इसका मतलब सिर्फ 4 ही चिल्ड्रन यहाँ पर रहते। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो किस फॉर्म में होगा? x इंटू वाई की फॉर्म में। x हमारा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, y है नंबर ऑफ स्वीट्स, तो 24 इंटू 5 इक्वल टू किसको हो जाएगा? 20 इंटू, इसको हम मान लेते हैं y1 इंटू y1। हमें क्या निकालना है? y1। 24 इंटू 5, इस 20 को इधर ले आएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 6 या 24। यानी अब हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी? 6 स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसे 2 आवर्स लगते हैं। अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो इसे कम टाइम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा अगर स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मैं लिख रही हूं। इसका आंसर आएगा 3/2 आवर्स और 1:1/2 आवर्स। आप इसका आंसर खुद निकालिए और मैच कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। यानी 2 पर्सन है, उनको विंडो फिट करनी है, तो उनको कितना टाइम लगना था? 3 days। अब वो कह रहा है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। उनमें से एक बंदा बीमार हो गया, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ था, तो अब कितने लोग रह गए? 2 पर्सन थे, तो अब कितने रह गए? 1। तो उसको अब कितना टाइम लगेगा अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए? हाउ लॉन्ग मतलब कितने दिन लगेंगे। तो मुझे बताइए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है।
और बेटर है अगर आप ये बता दें कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो इसमें आपके मार्क्स कटेंगे नहीं कहीं भी। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ पर्संस और नंबर ऑफ डेज। दो पर्संस हैं, कितने दिन ले रहे थे, 3 डेज। अब एक बंदा बीमार हो गया यानी 2 - 1, अब कितना रह गया, सिर्फ एक ही। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज। इस क्वांटिटी को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, नंबर ऑफ डेज यानी हमने y1 निकालना है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है, x इंटू वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 × 3 = 1 × y1, y1 = 2 × 3/1 यानी 6। तो y1 कितना आ जाएगा, 6 डेज। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें दिन दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, 1, और नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, इसको हम मान लेते हैं x2। तो ये x × y की फॉर्म में लिखा जाएगा। 2 × 3 = किसके हो जाएगा, x2 × 1। x2 कितना आ जाएगा, 2 × 3/1। तो x2 कितना आ जाएगा, 6 पर्सन। हमने जब ऊपर निकाले थे तो वो नंबर ऑफ डेज थे, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। इसमें निकालने थे हाउ मेनी पर्सन, तो कितने लोग लगेंगे, 6 पर्सन, और वो एक दिन में फिट कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। A school has 8 periods a day, each of 45 minute duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? पहले क्या था, 8 पीरियड लगते थे और 45 मिनट का टाइम था। अब उन्होंने हमसे कहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स 9 हो जाएंगे, बट जो स्कूल के आवर्स हैं वो सेम है। तो एक पीरियड कितने मिनट का हो जाएगा, ये हमने बताना है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मैं लिख रही हूं। आप इसको निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो यहां पर हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी कंसेप्ट से या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।